प्रेसिज का मतलब होता है शॉर्ट, संक्षेप। जो भी व्यक्ति फॉर्मल होता है उसके साथ हम सर या मैडम का प्रयोग करते हैं। प्रेसिज जो है वो प्रेसाइज मतलब शॉर्ट करना सिखाता है। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। प्रेसिज राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग में शॉर्ट बता रहा हूँ क्या होता है, क्यों चाहिए, इसका आइडिया क्या है, तरीका क्या है, टेक्निक क्या है, ट्रिक्स क्या है। जो पता रहेगा तो आप नहीं मेरे पास आएंगे तो काम कर लेंगे। प्रेसिज राइटिंग है क्या, आप समझिए उसको गौर से कि प्रेसिज एग्जामिनर आपसे क्यों पूछता है। प्रेसिज राइटिंग, ठीक है। प्रेसिज का मतलब होता है शॉर्ट, संक्षेप। संक्षेप में लिखिए, प्रेसाइज कर दो, शॉर्ट कर दो। क्यों करे भाई? अब थोड़ा अपना महत्व समझिए। कहां पूछता है, क्यों पूछता है? प्रेसिज राइटिंग एसएससी लोकल एग्जाम में नहीं पूछता है, एमटीएस क्लर्क वलर्क प्यून तुम नहीं पूछता। क्यों? ये जब भी पूछता है तो ऑफिसर ग्रेड में पूछता है। यानी ये अब सकता पड़ता किसको है? सिर्फ ऑफिसर्स को। अब एक व्यवहारिक ज्ञान समझिए। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, कोई व्यक्ति ने उस पर मुकदमा दायर कर दिया। अब उसके लिए एक सब इंस्पेक्टर या कोई पुलिस अधिकारी नियुक्त होता है कि आप जाइए, उसको छानबीन करिए और हर चीज को बताइए क्या मामला हुआ था। होता है ना, एक आईओ बोलते हैं उसको, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, राइट। तो एक आईओ नियुक्त होता है कि वो आईओ जाके उसको छानबीन करता है, पता करता है क्या है, इन्वेस्टिगेट करता है, उसको छानबीन करता है। अब वो हर पेज को उसी को लोग बोलते हैं चार्जशीट दायर करना। उसको 90 डेज का टाइम मिलता है कि 90 दिन के अंदर वो क्या पेश करना है? चार्जशीट। जो आपको चार्ज दिया है उसको सीट में तैयार करके भेजिए, आप थाना में भेजिए उसको, राइट। उसके आधार पर कन्विक्ट को दोषी अपराधी सिद्ध किया जाता है कि वो दोषी है या नहीं है। उसी मिनट में जिसको कुछ करना हुआ तो मामला फिट करता है उसी में। अगर उसमें दोषी लिख दिया तो दोषी 100% करार होता है, जज भी कुछ नहीं कर सकता। उसी के आधार पर चार्जशीट ही मेन होता है। अब उसको लिखा कि मैं वहां गया, उस पास बैठा, उसने बैठने के लिए चेयर दिया, जैसी चेयर बैठा चेयर टूटा हुआ था। तब तक एक आदमी घर से बाहर निकला, मैं देखा कि वो आदमी तो अपराधी दिख रहा था, मैंने पकड़ने का प्रयास किया, धक्का देकर बाहर भाग गया, राइट। ऐसे लिखते लिखते वो लगभग 3 महीने में, सॉरी 3 महीने हो गया, 3 महीने के अंदर उसको लगभग 300-400 पेज तैयार कर देता है। चाहे जाए चाहे ना जाए, लेकिन तैयार कर देता है, चार्जशीट तैयार। अब वो चार्जशीट जाता है आईपीएस के पास, जो यूपीएस थ्रू जाता है। अब आईपीएस के पास 400 पेज जाएगा, 300 पेज जाएगा, इतना मोटा रजिस्टर एक आदमी का। अब एक आदमी का कॉपी इतना पढ़ेगा, कल्पना करो उसको टाइम है इतना। इसीलिए उसको प्रेसाइज लिखवाता है यूपीएससी कि आपको शॉर्ट करने का, आप पढ़िए देखिए 1000, लेकिन उस 1000 को एक लाइन में कहने का पावर है कि नहीं है। जैसे वो व्यक्ति गया, मैं गया, बैठा, उठा, पकड़ने का प्रयास किया, भाग गया, धक्का, अंतर रिजल्ट क्या, भाग गया। तो एक में कौन है भाग गया? वो नहीं, हाथ में नहीं आया, समझ रहे हो। तो आईपीएस बस ये सुनता है कि अरेस्ट हुआ कि, अब वो क्या मतलब है कि तुम गया कि नहीं गया, काम हुआ, तुम दिन रात लगा, उसका क्या मतलब है? पकड़ाया या ना पकड़ाया। यानी कि आपको किसी चीज को शॉर्ट करने का तरीका पता होना चाहिए। तो प्रेसिज राइटिंग क्या ब्रीफ करता है कि आपको किसी को शॉर्ट करना है। अब शॉर्ट कैसे करें सर? बड़ी अब तुम आज तुम दिल्ली आ गए हो तो तुमको माता पिता फोन करते हो, तुम सुनता होगा, टू द पॉइंट बोलो बात क्या है। समटाइम्स कभी कभी अब आपको लंबा चौड़ा घुमा के बात करने की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो जैसे ही व्यक्ति एडवांस होता है, पढ़ता है, लिखता है, आगे बढ़ता है, तो सिर्फ रिजल्ट जाना चाहता है, हाँ या ना। तो कहने का सेंस है प्रेसिज जो है वो प्रेसाइज मतलब शॉर्ट करना सिखाता है, किसी भी चीज को कम करना सिखाता है। यानी कि ये करेगा क्या, तो आपके सामने एक पैसेज, फिर से पैसेज देगा और इस पैसेज में शब्द लिखे होंगे। मान लो इस शब्द इसमें 600 शब्द हैं, मान लो, कल्पना कर लो। पूरा शब्द कितना है? तो कहता है एग्जामिनर कि आप इसको 200 में करिए। कितना हुआ? 1/3 हुआ कि नहीं हुआ? यानी प्रेसिज का पहला रूल होगा कि प्रेसिज शुड बी रिटेन इन 1/3 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। यानी ओरिजिनल पैसेज का कितना पार्ट लिखना है जी? 1/3। बहुत आसान है सर, 600 गिन लिया, ऊपर से 200 उतार लिया, ऊपर 200
ये तो बड़ा आसान रूल हो जाएगा अफसर। अब ऊपर से 200 उतार लिया तो ये बताइए जो नीचे महत्वपूर्ण बात होगा छूट जाएगा ना, तो 200 उतारने से काम नहीं चलेगा। यूपीएससी कंपलसरी जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है। 300 में लगभग मान के चलो मैक्सिमम 90 नंबर ले आओगे तो फिर कोई नहीं करेगा, यानी 75 में पास हो जाता है, 90 मान के चलो। अब 90 में क्या है, 50 नंबर का ग्रामर होता है, 50 का। और लोग क्या सोचता है कि 50 ग्रामर यानी कि 250 क्या हो गया, राइटिंग स्किल्स, एसे, प्रेसिज कॉम्प्रिहेंशन। तो लोग सोचता है कि 50 से फोकस न करके मैं फोकस यहाँ करूँ ना, ज़्यादा है। लेकिन उस बाबले को ये नहीं पता कि ये अनसर्टेन है, यहाँ हो सकता है 250 में 5 ही नंबर मिले तुमको, नहीं हो सकता है जी। तुमको लिखना नहीं आएगा तो कहाँ से देगा वो, हैज का हैव का हैज कर दे रहे हो, हैड का कुछ और कर दे रहे हो। और ये 50 अगर तुमने कर लिया तो 100% तुम्हारा ये भी फिक्स हो जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा। इसलिए ग्रामर जरूर पढ़ना चाहिए। तो 300 में कितने, 50 का ग्रामर हो गया, तो ये 50 में ऐसा पढ़ लो कि 45 आए ही, खत्म कहानी, बच गया 45 और। इस 45 में ऐसे लिख लो। अगर ये 45 तुमको आने लायक है तो तुम ऐसे जैसा भी लिखेगा ना तुमको 30 नंबर देगा ही देगा, क्योंकि 100 नंबर का ऐसे होता है। तो 100 मार्क्स का ऐसे है तो 30 नंबर देगा ही देगा तुम्हारा, 30 में 25 देगा। समझो, कॉम्प्रिहेंशन होता है 75 नंबर का, 75 में कितना भी घटिया लिखेगा 25-30 नंबर वहां भी दे देगा, पास हो गया ही दोनों में। बच गया प्रेसिस, प्रेसिस घटिया से घटिया भी लिख देगा तो 10-5 नंबर दे ही देगा। समझ आया बात को? तो आपको क्या तरीका करना, इसका टेक्निक क्या है वो समझिए। टेक्निक ये कहता है कि यू रीड द पैसेज अगेन एंड अगेन, लेकिन उतना समय नहीं है पढ़ने का अगेन। तब क्या करें, यू स्टार्ट रीडिंग विथ पेंसिल अगेन विथ पेन। आप इस प्रेसिज को 2 बार कम से कम पढ़िए। पहला पेंसिल से पढ़िए, एंड एज सुन एज यू स्टार्ट द रीडिंग यू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइन्स। पहले क्या करना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना उसको अंडरलाइन करते जाइए, जो मत हो कहीं भी लगता हो। जैसे इतना जब तुम्हारा 45 नंबर आ रहा है तो इतना तो ज्ञानवान हो कि पढ़ने के बाद रीडिंग हैबिट डेवलप करोगे ना भाई, तो पता चलेगा कि कौन सा लाइन महत्वपूर्ण है, कौन सा लाइन अनइम्पॉर्टेंट है। तो जो लाइन इंपॉर्टेंट है उसको क्या करो, जहां तक चल जाए। फिर इसको काउंट करोगे ना तो तुम्हारा काउंट 200 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 600 में तुमको सब कभी सब लगता है सब अच्छा ही बात कह रहा है। कभी कभी तुम हिस्ट्री पॉलिट पढ़ोगे, अब अंडरलाइन करना है तो लगा किसको करूं किसको छोड़ूं, किसको अंडरलाइन करूं किसको छोड़ूं, तो लगेगा यार सब तो अंडरलाइन सब रगड़ दो, पूरा पेज रंग आ गया। और ये आर्ट आपको सीखना है। तो 1/3 पार्ट के लिए अंडरलाइन कर लिया हमने, काउंट किया, दोबारा पेन से अंडरलाइन करिए और पेन से उसी को अंडरलाइन करिए जिसकी खास आवश्यकता हो। अब प्रश्न उठता है कि हम 200 अंडरलाइन करें, कितना करें? तो आपको अंडरलाइन करना है 180 वर्ड। 200 क्यों नहीं सर? अब आपको क्या करेगा यूपीएससी कि एक ऐसा देगा पेज, समझिए गौर से, एक ऐसा पेज देगा ऐसा जिसमें एक खांचे में एक शब्द, और ये उतना ही खांचा रहता है जितना शब्द आपको लिखना है। क्लियर? अब बच्चा क्या करता है कि अंडरलाइन या कोई पार्ट एक्स्ट्रा कर दिया तो खांचा बगल में बढ़ा लेता है, यहां जगह नहीं है तो नीचे बढ़ा लेता है। अब बताओ तुम बेवकूफ किसको बना रहे हो, खुद को, एग्जामिनर को? तो ध्यान रहे आप अपने मन से खांचा नहीं बना सकते, अपराध है। क्या है? आपको पहले तो 2-4 नंबर मिलता भी, लेकिन अब आपको नंबर वो भी नहीं मिलेगा। अब आपके पूरे नंबर काट दिए जाएंगे, क्योंकि आपने वह काम किया है उसके बियॉन्ड, आपने क्वेश्चन नया तैयार कर दिया ना। मैं तो उसको कहना चाहता हूँ कि तुमने खांचा कम दिया है, बढ़ाओ इसको। और अपने मन से आपने क्या किया, बढ़ा दिया। आपने सोचा कि इससे एग्जामिनर खुश हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, वो ना खुश हो जाएगा। देखो हमको 50 बात बोलना है, हम 40 से बोलेंगे, 40 से बोलेंगे तो कम बोलना सही है, लेकिन ज्यादा बकबक करना सही नहीं है। यानी कि कम लिख सकते हैं लेकिन ज्यादा। अब क्या करना है, तो जो आपने अंडरलाइन किया था 180 वर्ड्स, अब क्या करिए कि वाइल राइटिंग, लिखने के दौरान में क्या करिए, यू ऐड सम पर्टिकुलर कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशंस। अब क्या करो कि एक लाइन मान लो यहां अंडरलाइन फिर यहां अंडरलाइन, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एप्रोप्रिएट, उचित कोई ना कोई कंजंक्शन टाइप का कुछ वर्ड याद हो तो उसको आप जोड़ने का
प्रयास करिए। एंड है, थ्रू है, बट है, बिसाइड है, जोड़ने का प्रयास करिए। जब आप जोड़ेंगे तो एक शब्द बढ़ता जाएगा ना। तो मान लो 10 कंजंक्शन जुड़ गया तो 190 हो गया। तो इस तरह से आपको जोड़ करके मैक्सिमम 200, 198 में जितना भी पूछा उससे 1 लिखना है, जितना बॉक्स दिया हुआ है तो उसमें आप 200 तक लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। कम जितना हो जाए, कम भी ऐसा नहीं कि आधे में आधे भरा, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। तो ये होना चाहिए आपको, क्योंकि वो दिया इसी हिसाब से कि आपको इतना लिखना ही लिखना है, समझ गए ना। मतलब कम 10 वर्ड हो जाए, 15 वर्ड हो जाए चलेगा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। इस तरह से आपको राइटिंग प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे हमने जब कर लिया तो इसको आप एक रफ कर लीजिए, उसमें कंजंक्शन जोड़ लीजिए, और कंजंक्शन जोड़ने के बाद आप क्या करिए, इसका टेंस चेंज करिए। अब कोई ज्ञान अगर नहीं आपको है तो टेंस चेंज कर दीजिए। जैसे प्रेसिस तो रियल नियम ये कहता है कि इसको पढ़िए, समझ में आ गया तो अपने मन से शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट ट्रिक्स यही कहता है कि आप क्या करिए, यू शुड अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइन्स, देन यू कॉपी द रफ लाइन, रफ कॉपी में अंडरलाइन उसको जो है रफ करिए, एंड यू ऐड पर्टिकुलर कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। ऐड करने के बाद आप उसमें यू शुड चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। जैसे मान लो राम इज कमिंग, हम राम वाज कमिंग, तो राम इज कमिंग प्रेजेंट है, राम वाज कमिंग, बोलो सेंस वही रहा कि नहीं रहा? सेंस वही नहीं रहा जी। अरे बस हम इतना कह दिए कि आ रहा है, आ रहा था कर दिए, मीनिंग तो वही देगा। राम को श्याम तो नहीं कर दिया मैंने। तो इसी प्रकार के ग्रामर को चेंज करते हुए आप लिखिए। इससे क्या लगेगा एग्जामिनर को कि आपका लैंग्वेज भी चेंज है, आपका अपना टंग है, अपना लैंग्वेज है। क्योंकि आप प्रेसिज में ही तो लिखना तो इसी में से है ना भाई। अपने मन से कहाँ से लिखेंगे? अपने मन से कहाँ से लिखेंगे भाई? जो कहेगा वही लिखना पड़ेगा ना। इसी को ग्रामर चेंज करके इसकी लैंग्वेज को बदल दो, लिख दो। आपको नंबर इसमें से अगर 75 नंबर का है तो यू विल गेट एट लीस्ट 20 to 30 मार्क्स। 20 से 25, 30 नंबर आपको दे दिया जाएगा और आप प्रेसिज में अच्छा कर जाएंगे। चलो, अब क्या है, लेटर राइटिंग का जमाना हालांकि चला गया है, लेटर राइटिंग जमाना चला गया है, लेकिन एसएससी में लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग पूछा जा रहा है। पिछले 2 बार जब से राइटिंग स्किल्स लागू किया है तब से राइटिंग में लेटर राइटिंग भी पूछा जा रहा है। तो लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो समझना बेहद जरूरी है। तो मेन फॉर्मेट होता है, बाकी तो लिखना तो अपनी पार्ट है जी, है ना। अब मामला ये है कि लेटर 2 प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इसको जरा सा आराम से खोलिए, देखते रहिए क्या क्या है। इसमें बताया गया है कि लेटर राइटिंग 2 तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या है सर, इनफॉर्मल क्या है, समझिए बढ़िया से। इनफॉर्मल का मतलब होता है जिसके साथ आप हंसी मजाक या कैजुअल लिविंग में रह सकते हैं। बस में जैसे आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी पत्नी, आपके मित्र मित्रा जो भी हैं वो क्या कहलाते हैं, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि आप कुछ भी लिखें को मतलब नहीं, तो उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होगा, है ना। उसका फॉर्मेट क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। तो अब एक हुआ फॉर्मल, तो इन सब के अलावा जितने पत्र होते हैं सबको हम बोलते हैं फॉर्मल। जैसे म्यूनिसिपल को लिखना हो, डीएम को लिखना हो, एसपी को लिखना हो, एप्लीकेशन लिखना हो, प्रिंसिपल को लिखना हो, कहीं भी लिखना हो, सबको क्या बोलते हैं, फॉर्मल। क्लियर हुआ। तो जो भी व्यक्ति फॉर्मल होता है उसके साथ हम सर या मैडम का प्रयोग करते हैं, रटना कहीं नहीं है। उसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, सर या मैडम का, और ऊपर हेडिंग डालते हैं उसका पोस्ट क्या है, कहाँ है, समझ पा रहे हो ना। और जो इनफॉर्मल होता है उसके साथ उसका नाम से प्रयोग करते हैं, जैसे डियर पप्पा। अब डियर रमेश पप्पा नहीं, समझ रहे हो ना। दोस्त है तो डियर रमेश, समझ पा रहे हो ना। कोई अपना है तो डियर शालू, डियर भालू, जो भी नाम है इस तरीके से उसको। तो कहने का सेंस है कि अगर इनफॉर्मल है तो नाम का प्रयोग करो, और अगर फॉर्मल है तो सर का प्रयोग करिए, महिला है तो डियर मैडम का प्रयोग करिए। ठीक है, तो ये दिया रहा है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। यानी अगर फॉर्मल पत्र का फॉर्मेट क्या होगा, तो सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है।
सेंडर्स एड्रेस का मतलब जो पत्र लिख रहा है, क्योंकि आप कल्पना करो लिफाफा होगा, तो लिफाफा पर जो तुम पत्र भेज रहा तुम्हारा पता होना चाहिए कहाँ से पत्र आया है। तो सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा कि भाई इतना इतना बाय पीतमपुरा न्यू दिल्ली, ठीक है, ठीक है। डेट, उसके बाद क्या लिखिए आप, डेट। अब डेट मान लो Feb 13 2000 जितना भी हो जाए, ठीक है, फॉर्मेट दे रहा हूँ पूरा। फिर कह रहा है कि रिसीवर एड्रेस, अब जो जहां पत्र हम भेज रहे हैं उसको एक पत्र चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि दो एड्रेस क्यों सर? अगर मान लो जहां तुम पत्र लिखा उसको ना मिला तो वापस तुम्हारे पास आना चाहिए ना। हो सकता है वो पत्र में कुछ महत्वपूर्ण कागजात हो, चेक्स हो, कुछ और चीज हो, तो वापस नहीं आएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। इसलिए दोनों का पता होता है फॉर्मल में, ठीक है ना। दोनों का एड्रेस एक साइड। देखो अब क्या होता है कि बाएं साइड जो लिफाफा होता है ना, तुम्हें पता ही हो सब कुछ, बाएं साइड दाएं साइड, तो दाएं साइड में पता होता है भेजने वाला और बाएं से पता होता है उसको पहुंचने वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या भेजा, रिसीवर एड्रेस, तो लिख दिया द डायरेक्टर SS कॉलेज दिल्ली, ड्यू को भी नाम हो सकता है, मतलब XYZ, ठीक है। फिर वहां पे लिखा है सब्जेक्ट। अब अगर फॉर्मल है ना तो इसी सब्जेक्ट पर वो व्यक्ति पूरा निष्कर्ष निकाल लेता है। जैसे थाना में कुछ लिखता हो, कहीं कुछ, तो पूरा पत्र नहीं पढ़ता है SHO चाहे SP, वो बस क्या पढ़ा, सब्जेक्ट। तुम PM को लिखा, CM को लिखा, म्यूनिसिपल को लिखा, उसके पास फुर्सत नहीं है कि तुम्हारा इतना डाटा पढ़े। इसलिए फोकस कहाँ करना है, यानी सब्जेक्ट कंपलसरी है फॉर्मल लेटर में। अब तुम्हारी बिजली घर में कट गई, तुम सब्जेक्ट नहीं लिखा, तुम पूरा खाका में 4 पेज लिखा, हमको ये समस्या हो रही, ये समस्या हो रही है, लाइन नहीं आ रहा, मेरे पिताजी गिर गए थे, वो बैठ गए थे, पैर टूट गया, मैं ये कर दिया, वो कर दिया, वो काम तुम्हारा होगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही चलेगा क्या करना क्या है। तुम सीधा लिखते भाई लाइट कट हो गया, खत्म कहानी, रोड पे खाई पड़ा है नहीं करते भाई, तो सब समझ में आ गया क्या मामला है। मैं पढ़ाऊं कि तुम पढ़ाओगी, जहां बाहर चल जाओ, इमरजेंसी तो बाहर चल जाओ, है ना। तो सब्जेक्ट लिखना क्या है, कंपलसरी है, जरूरी है। तो सब्जेक्ट से एक आइडिया लग जाता पूरे पैसेज का। फिर क्या है, सैल्यूटेशन, इसको कहते हैं अभिवादन। अभिवादन करना जरूरी है भाई, जिस रिस्पेक्ट पर है। मान लो पुरुष है तो डियर सर, रिस्पेक्ट, बहुत तुमको पता है कि बूढ़ा आदमी है तो रिस्पेक्टेड सर, उसको अच्छा लगेगा। तुम लग रहा तो तुम्हें जैसा यंग है तो भाई लिख दो हेलो सर, चाहे हेलो सर नहीं, अलग डियर सर करना चाहिए ज़्यादातर, हेलो सर नहीं, डियर सर, डियर मैम। अच्छा, अब होता क्या है कि तुमको सर मैडम का ज्ञान नहीं है, कौन है, तो सर लिखिए, और पता है कि महिला है तो मैम लिखो, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब उसके बाद जितना चापना है नीचे सर करके, महाशय, सर मतलब महाशय, चाप दो, जितना भला बुरा गाली बोलो देने, गाली नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, मतलब जो यहाँ पे लिखना है लिख दो। और उसके बाद बॉडी हो गया है वो, फिर योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, सिंसियरली, जो भी है कहना, एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर है, फिर सिग्नेचर लाइन अपने साइन कर दो, खत्म कहानी। तो अब एक ही सीधी में हो गया पूरा। पहले क्या करते थे कि वहां शुरुआत करके यहाँ लिखते थे, वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब सारा देखो एक लाइन है कि नहीं, पूरा बाएं साइड में, सब पूरा बाएं साइड है। ये है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। अब प्रश्न उठता है इनफॉर्मल में क्या होगा, यहाँ दिया, हाँ बहुत सुंदर, देखो फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर में एड्रेस तो दिया गया सेम जगह पर, सेंडर एड्रेस, डेट लिख दिया, सैल्यूटेशन लिख दिया। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट नहीं होता है, सिंपल क्या है, सैल्यूटेशन, सीधा अभिवादन किए, डियर रमेश। इसमें जो है ना, हाँ पत्र लिखेंगे तो इसमें दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है फॉर्मल में कि इनफॉर्मल में कि यहाँ से वहाँ भेजना है, तो रिसीवर एड्रेस यहाँ पे डालेंगे हम लोग। जैसे सेंडर एड्रेस हो गया भेजने वाला का, रिसीवर एड्रेस डाल देंगे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं डालेंगे, ये ध्यान देना, ठीक है ना। तो डियर मॉम कर दिया, बॉडी हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर हो गया, और यहाँ पे लास्ट में सेम सी हो गया। तो इस तरह से आपका लेटर राइटिंग भी क्लियर होगा। बाकी एक किताब आपके लिए बेहद जरूरी है, ये बुक्स आपके पास होना चाहिए। इसमें पूरा फॉर्मेट बनाकर दिया हुआ, जो मैं कहा था, अभी दिख नहीं रहा होगा इतनी दूर से, तो पूरा इसमें एड्रेस, सॉल्यूशन, एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, जिसको आपको पढ़ करके आप समझ सकते हैं। यह किताब बहुत तरीके से बनाया गया है सेल्फ हिसाब से, जो आपको समझना है, सीखना है, इसी हिसाब से काम करेंगे।